हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मुकेश जांगीड़, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। और आपको पता है कि केमिकल बॉन्डिंग और पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी हेल्प से अपन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अपनी केमिस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और उससे भी पहले बात आ जाती है कि आखिर हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों बिना काम का अपन ये हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेसिक पॉइंट क्या है कि नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा क्या रीजन था कि हाइब्रिडाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। सो हाइब्रिडाइजेशन इज ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन जो एक सोची समझी गई कंसेप्ट है, अपने अकॉर्डिंग बनाई गई है। क्यों? किसी भी मॉलिक्यूल की सिमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए कि वो मॉलिक्यूल कितना सिमेट्रिक है, क्या उसकी स्ट्रक्चर है, और उसके साथ साथ इक्विवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड। इक्विवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड का मतलब जैसा कि आपके पास कोई भी केमिकल बॉन्ड है दो एटम्स के बीच में, उन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है उनके अंदर इक्विवेलेंट कैरेक्टर, मतलब जो दो बॉन्ड है वो सिमिलर है या नहीं, इन सबको बताने के लिए एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो बेसिकली व्हाई वी नीड हाइब्रिडाइजेशन। It is a hypothetical concept to explain symmetry of molecule and equivalent character of bond। ठीक है, तो ये तो इसकी बेसिक बात हो गई। अब इसको थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये पूरी बातें हो रही है। तो इसके लिए देखिए अपन एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल के थ्रू अपन क्लियर करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे एक सही कंसेप्ट है और क्या क्या बातें अपने को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पर एग्जांपल लूंगा किसका, CH4। आपको पता है CH4 मीथेन। अब इसमें क्या है, सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन है। टर्मिनल एटम कौन है, हाइड्रोजन है। कार्बन के साथ में चार हाइड्रोजन के एटम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। देखिए कैसे, इसकी बेसिक अगर बात समझे, यहां पर कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। यहां पर इसकी वैलेंस सेल कौन सी है, ये वाली। ठीक है, ये वैलेंस सेल है, तो इसका मतलब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं। अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं कार्बन का ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो देखिए ये आ गया आपका 2s ऑर्बिटल और यहां पर आ गया इसका 2p ऑर्बिटल। यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है और ये 1 और 1। ठीक है, अब इसके साथ बॉन्डिंग करवानी है चार हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। जैसे कि आपको स्टार्टिंग वीबीटी में बता दिया गया है कि बॉन्डिंग तब होती है जब आपके पास एक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो यहां पर अपन कार्बन को एक्साइट करवाएंगे। एक्साइट करवाने से आपको पता है ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पे और इन तीनों ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक, अब इसके साथ बॉन्ड कौन बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा आपका हाइड्रोजन। कैसे, ये जो कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं इसके साथ जैसे ये 2s ऑर्बिटल और ये 2p ऑर्बिटल, तो इनके साथ में बॉन्ड बनाएगा कौन, हाइड्रोजन। इन सभी के साथ में बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन। अब एक और क्वेश्चन, हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाएगा 1s ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये बिल्कुल मैंने बेसिक बॉन्डिंग बताई है। यहां पर क्या हो रहा है कि कार्बन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। अभी तक मैंने हाइब्रिडाइजेशन जैसी कोई भी बात यहां पर डिस्कस नहीं की। अब देखिए अपन ये मान के चल रहे हैं अपने को हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट पता ही नहीं है, आपको बिल्कुल बेसिक बॉन्डिंग और ओवरलैपिंग के बारे में पता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पर ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है। यहां पर चार टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है। कौन सी, एक तो 1s की 2s ऑर्बिटल के साथ, ये तीनों कॉमन है, 1s px ऑर्बिटल, 1s 2py ऑर्बिटल, 1s और 2pz ऑर्बिटल। तो इन ऑर्बिटल्स के आपस में क्या हो रही है, और ओवरलैपिंग हो रही है। अगर मैं सिंपल इसका डायग्राम बनाऊं, ये आपका कार्बन, यहां पर बॉन्डिंग हो रही है किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ। चार हाइड्रोजन के एटम हैं। अगर मैं ये कहूं यहां पर इसकी ओवरलैपिंग का टाइप क्या है, तो देखिए इसका एक 2s ऑर्बिटल, एक 2px ऑर्बिटल, एक 2py ऑर्बिटल और एक 2pz ऑर्बिटल। बॉन्ड किसके साथ बना रहे हैं, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ। तो देखिए अब यहां पर क्या होगा, अगर मैं
केवल यही कंसेप्ट कंसीडर करता हूं यहां पर सिंपल ओवरलैपिंग की, और इससे अपन देखते हैं कि बॉन्ड एंगल क्या बनना चाहिए, ज्योमेट्री क्या बननी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग इन बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए। तो ध्यान से देखें यहां पर बॉन्ड कौन कौन से हैं। तो देखिए यहां पर एक तरीके से 2 टाइप के बॉन्ड है। पहला बॉन्ड कौन सा है, 1s और 2s के बीच में। बाकी बॉन्ड कौन से हैं, सॉरी 1s का 2px, 1s का 2py और 1s का 2pz। अब देखिए सिंपल ओवरलैपिंग कंसेप्ट से आप क्या बता सकते हो, आप ये बता सकते हो कि यहां पर 3 बॉन्ड ऐसे हैं px, py, pz। आपको पता है बेटा px, py, pz तीनों बॉन्ड क्या होते हैं, तीनों जो ऑर्बिटल्स होते हैं क्या होते हैं, परपेंडिकुलर हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि 3 बॉन्ड इसमें ऐसे हैं जो एक दूसरे और तीसरे के साथ क्या होने चाहिए, 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल पर होने चाहिए विदाउट हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल इस कंसेप्ट से मैं कंसीडर कर रहा हूं कि यहां पर ये जो 3 बॉन्ड है ये क्या होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। लेकिन आपको ये बात पता है कि जो ये CH4 मॉलिक्यूल होता है उसमें कोई 90 डिग्री की बॉन्ड होता ही नहीं। प्रैक्टिकली तो चेक किया गया CH4 को, ये अपन तो थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करें, प्रैक्टिकली तो ये पता ही है कि CH4 के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री ना होकर 109 डिग्री होता है। अगर ये कंसेप्ट सही होती तो इसका मतलब ये बॉन्ड एंगल क्या होते 90 डिग्री होने चाहिए थे, जो कि ऐसा नहीं है। तो पहला तो रीजन ये हो गया कि ये कंसेप्ट गलत है, हाइब्रिडाइजेशन को अपने को जरूरत है। दूसरा पॉइंट, इसमें जो ओवरलैपिंग है 3 ओवरलैपिंग एक जैसी है, 1s2p, 1s2p, 1s2p और एक अलग है 1s2। तो यहां पर इस ओवरलैपिंग को अगर मैं देखूं तो ध्यान से देखिएगा कि ये जो ओवरलैपिंग है इसके अंदर p ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन कर रहा है, और p ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्शनल कैरेक्टर, और उसकी जो बनाई गई बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इस नॉन डायरेक्शनल s वाले कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 बॉन्ड है, इनकी स्ट्रेंथ इक्विवेलेंट होनी चाहिए, सही बात है, लेकिन ये इसके इक्विवेलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं होगी। लेकिन प्रैक्टिकली ये चेक किया जा चुका है, कार्बन के जो चारों हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उन चारों के आपस में बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्विवेलेंट होती है। इसका मतलब वो चीज थोड़ी ठीक है। यहां पर ये सिंपल ओवरलैपिंग, सिंपल बॉन्डिंग से काम कर चलने वाला नहीं है। तो दूसरा रीजन क्या है, इक्विवेलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ। यहां पर ये तीनों बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है, ये दूसरी कमी। तीसरी कमी देखिए, 1s और 2s के साथ बॉन्ड, 1s और 2s जब ओवरलैपिंग करते हैं बेटा, दोनों ही नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है, तो इनका अपन बॉन्ड एंगल डिसाइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको VBT में पढ़ाया कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कुछ होता है XYZ, और 1s जो होता है वो p ऑर्बिटल के साथ कैसे ना कैसे करके सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। ये दोनों इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेकिन बेटा इनका ओवरलैपिंग जो 1s और 2s की है, दोनों की नॉन डायरेक्शनल है, तो इससे क्या होगा, कुछ बॉन्ड एंगल नहीं पता चलेगा, और बॉन्ड एंगल इनडेफिनेट होगा, पता ही नहीं है, तो उसकी ज्योमेट्री कुछ डेफिनेट होगी क्या, नहीं, तो उसकी ज्योमेट्री का भी अपने को पता नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि उस CH4 की जो प्रैक्टिकली ज्योमेट्री बनी हुई है उसको अपन एक्सप्लेन कर सके। आई बात समझे, क्या क्या कमियां थी, पहली बॉन्ड एंगल वाली कि इनका 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। दूसरा, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग, ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, सभी बॉन्ड एक जैसे होते हैं। तीसरी बात, इसका बॉन्ड एंगल जो है वो इंडेफिनेट है, पता ही नहीं क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री भी पता नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली आपको पता है कि इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है, इसलिए इस कंसेप्ट की क्या हुई, रिक्वायरमेंट हुई। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन को कंसीडर करता हूं तो ध्यान से देखिए, आपको पता है CH4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पढ़ा है थोड़ा बहुत, बिल्कुल बेसिक नॉलेज। CH4 इसमें क्या होता है, ये कार्बन एटम है और इसके क्या होते हैं, इस तरीके से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, और ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनका नाम क्या होता है, ये भी sp3, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp3 और ये भी आपका sp3 ऑर्बिटल, इस तरीके से ही। और ये सारे के सारे जो आपस में बॉन्ड एंगल से बॉन्डेड होते हैं, वो बॉन्ड एंगल क्या होता है, सभी का बिल्कुल इक्विवेलेंट रहता है, कितना, 109 डिग्री, चाहे ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल या ये बॉन्ड एंगल। तो ये बात हुई बॉन्ड एंगल। अब बात आ गई इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ की, बात कैसे करेंगे, तो देखिए आपको पता है इसके साथ बॉन्ड कौन बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है, ये आपका क्या आ गया,
हाइड्रोजन एटम आ गया जिसने इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, ये तो आप बता ही सकते हो। अगर मैं कहूं कि ओवरलैपिंग कौन सी होगी, तो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल आ गया आपका 1s, यहां पर अगेन ये 1s, ये आपका 1s और ये आ गया आपका 1s। तो इस तरीके से आप बेटा बता सकते हो कि यहां पर जो चारों ओवरलैपिंग हो रही है कौन सी हो रही है, sp3 1s। तो यहां पर ओवरलैपिंग कौन सी है, ओवरलैपिंग है आपकी sp3, 4 ओवरलैपिंग है sp3 1s। अगर चारों ही ओवरलैपिंग एक जैसी हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ चारों बॉन्ड की स्ट्रेंथ इक्विवेलेंट है, बॉन्ड एंगल इक्विवेलेंट है, इसकी ज्योमेट्री एक डेफिनेट है, जानी पहचानी हुई ज्योमेट्री जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। तो आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन है तो सारी बातें अच्छी है, अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो बातें अच्छी नहीं है, उसकी अपन ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सो अभी अपन ने क्या बात की थी, बेसिकली मैंने आपको ये बताया क्यों हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी। अब अगर आपको ये पता लग गया कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, रीजन मैंने बता दिए, तो अब प्रॉब्लम आ गई कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या, ये तो जरूरी है। अपना टॉपिक तो बेसिकली क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ही है। तो अभी अपन समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसी प्रोसेस होता है। तो ध्यान से सुने कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उस टाइम क्या होता है, कुछ एटम सेंट्रल एटम के पास आते हैं। ध्यान देखिए, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जैसे CH4 में कार्बन के पास हाइड्रोजन आया था, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए टर्मिनल एटम सेंट्रल एटम के पास आएगा। तो उसी टाइम क्या होगा, वो जो ऑर्बिटल्स है सेंट्रल एटम की, सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल्स है वो क्या होते हैं, आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, आपस में क्या होते हैं, घुल मिल जाते हैं। और घुलने मिलने के बाद क्या करते हैं, कुछ नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं और उन नए ऑर्बिटल्स को बोला जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो प्रोसेसिंग है, ये जो फिनोमिना है, इसको क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो डेफिनेशन क्या होगा, एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, at the time of bond formation, orbitals of central atom intermix with each other and form new set of orbitals which are called hybrid orbital, and this phenomena is called hybridization। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी हाइब्रिडाइजेशन की फिनोमिना। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको एक एग्जांपल साथ में लेके एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, तो पहले एग्जांपल्स के थ्रू अपन इसको क्लियर करते हैं। देखिए, अभी जो एग्जांपल लिया था अपने क्या, CH4, उसी के थ्रू क्लियर करते हैं। आपको पता है कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अभी अपन ने देखा ही था, क्या, 1s2 2s2 2p2 है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 ये 2, ये आपका 2s ऑर्बिटल और ये 2p ऑर्बिटल। अब देखिए क्या होगा, ये सेंट्रल एटम है, तो जब बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनाने के लिए क्या होगा, इसके ऊपर अटैक करेंगे, इन वैलेंस सेल के जो ऑर्बिटल्स हैं इन पर अटैक करेगा कौन, हाइड्रोजन करेगा, 4 हाइड्रोजन एटम। तो जैसे हाइड्रोजन एटम इनके पास बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, तो उस टाइम क्या करेंगे, ये जो वैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स है ये आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। क्या होंगे, ये इंटरमिक्स हो जाएंगे। और इंटरमिक्स होने के बाद में क्या करेंगे, न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये आपस में इंटरमिक्स होने के बाद में क्या करेंगे, कुछ नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 1 2 3 4, ये 4 ऑर्बिटल बनाएंगे। पहले तो ये ऑर्बिटल क्या थे, 2s और 2p थे। अब ये जो चारों ऑर्बिटल आ गए, ये क्या आ गए आपके, ये भी sp3 ऑर्बिटल, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 इसलिए एक s और 3 ऑर्बिटल ने कॉम्बिनेशन किया। तो हुआ क्या, बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम इंटरमिक्स एंड फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन हो। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। शॉर्टकट में बेटा मैं इसको HYBDN लिखूंगा। ठीक है, अब इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स देखिए। बेसिक पॉइंट्स क्या है, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्ट ले रहा है, 2s और 2p, मतलब वैलेंस सेल के ऑर्बिटल जनरली पार्टिसिपेशन करते हैं। इनका एनर्जी गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए। एनर्जी गैप मतलब 2s के लिए n+ है, इसके लिए n+ है, तो एनर्जी गैप लगभग आसपास का ही है। ऐसा नहीं कि 2s के साथ 3p ने पार्टिसिपेशन कर लिया, 2p के साथ 1s ने पार्टिसिपेशन कर लिया।
इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए किसका, वैलेंस सेंट्रल एटम के वैलेंस ऑर्बिटल का। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एस ऑर्बिटल पक्का हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेता ही है। चाहे कोई भी हाइब्रिडाइजेशन ले लो, चाहे sp sp2 sp3 sp3d sp3 d2 d3 है ना, एस हाइब्रिडाइजेशन में पक्का पार्टिसिपेशन रहेगा। पॉइंट 2। थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट हो गया कि एनर्जी वाला आ गया कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल यहां पर हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल व्हिच आर टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, उतनी ही संख्या में क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। सो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट आर टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? एक और पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वलेंट। इनकी एनर्जी sp3, चारों की एनर्जी बेटा इक्वल है, इनकी शेप भी क्या होगी, इक्वल होगी। देखिए कैसे, यहां पर थोड़ा ऑर्बिटल के अंदाजे से देख लेते हैं। ये आपका s ऑर्बिटल था और यहां पर आपके 3 p ऑर्बिटल, कौन कौन से, ये px, सॉरी ये आपका px, ये py और ये pz, मतलब s px py एंड pz, ये तीनों आपस में इंटरमिक्स हुए, जिसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इंटरमिक्स होकर नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए, ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इस तरीके से। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, देख लीजिए 4, 1 2 3 4। तो इस तरीके से इन्होंने 4 एटॉमिक ऑर्बिटल से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर दिया। और ये जो 4 बने हुए हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये आपस में क्या होते हैं, एक ऐसी ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मिनिमम हो। बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल की स्टोरी तो मैंने आपको सुनाई थी, उसमें क्या कहा था, ऑर्बिटल एक ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन अपने रिपल्सन को कम से कम करने के लिए एक अच्छा सा डिजाइन तैयार करते हैं। तो यहां पर अब 4 एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। ये क्या करेंगे, अपने रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए एक नया बढ़िया सा डिजाइन तैयार करेंगे, और वो डिजाइन कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। और इस डिजाइन को क्या कहते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो क्या हुआ, जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल थी आपस में इंटरमिक्स होंगे, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और इन सभी की एनर्जी और शेप क्या होती है, एक जैसी होती है, ताकि अपने को अभी मैंने बात बताई थी कि इनसे बनने वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। एक और पॉइंट, इस हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन पार्ट ले सकता है, फुल फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड वैकेंट ऑर्बिटल। इन हाइब्रिडाइजेशन फुल फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड वैकेंट ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट। तो ये इसमें पार्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। वहां सिंपल कंसेप्ट में अपन इस प्रोसेस को एक्साइटेशन बोलते हैं, सिंपल बॉन्डिंग। अब देखिए हाइब्रिड, जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है, इसके अंदर जनरली लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, ये ध्यान में रखना है। आगे एग्जांपल से अपन क्लियर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड और अनपेड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं जनरली। ध्यान से सुने, जनरली unpaired electron and pi bond do not take part in hybridization। मतलब पाई बॉन्ड और अनपेड इलेक्ट्रॉन को अनहाइब्रिड या नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और ध्यान रहे, ये मैंने जनरली बोला। एक एग्जांपल बताता हूं इसका, देखिए एग्जांपल है इसका बेंजाइन। बेंजाइन क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। यहां पर कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, और यहां पर इनके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब देखिए इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है, sp2 रहता है। ये sp2, ये sp2, ये sp2, ये sp2 और ये sp2, सॉरी इसकी मैं बात करता हूं। इसने 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो 3 बॉन्ड के कारण sp2। पाई बॉन्ड को यहां इन्वॉल्व अपन ने नहीं किया।
अब अगर मैं यहां पर बात करूं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहां बात करूं तो इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि वैलेंसी 4 कंप्लीट हो गई। तो यहां पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 2 पाई, तो इसके अकॉर्डिंग इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए था, sp होना चाहिए था, इसका भी sp, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर क्या होता है, जो एक पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, यहां पर एक पाई बॉन्ड क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। ध्यान रखना है कि एकमात्र ऐसा एग्जांपल है जिसमें पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है तो इसका मतलब यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। अब आप कहोगे सर ये तो गोली देने वाली बात हो गई, गोली देने वाली बात नहीं, एकदम सही बात है। देखिए तो अगर ये sp होता तो बिल्कुल ही सीधा हो जाता, जबकि यहां पर क्या है, एक एंगल पर मुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब sp तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सीधा नहीं है। तो यहां पर कुछ और होगा, तो कुछ और होगा, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पाई बॉन्ड ने पार्ट लिया है। तो ये है इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं, बिल्कुल क्विक रिवाइज। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन atomic orbital of central atom intermix with each other and form new set of orbital which are called hybridization, and the process is hybrid orbital and the process is hybridization. इसके important points क्या है, in hybridization half filled, full filled, vacant orbital can take part. Second point, ns orbital always take part in hybridization. Next point, formed number of hybrid orbital are equal to number of atomic orbitals which are taking part in hybridization. Next point, shape and strength of hybrid orbital is equal. Next point, sigma and lone pair take part in hybrid orbitals and hybridization, and these are called hybrid orbitals. And next, non-hybrid orbitals are pi bond and unpaired electron. So these does not take part in hybridization. एक्सेप्शन है एक ये सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला, बाद में डिस्कस करें, ठीक है। सो आई थिंक आप सबको ये समझ में आया होगा।